हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के हिस्ट्री को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इसमें आज का टॉपिक है हमारा क्रांतियों का युग 1830 से 1848 ईस्वी का बीच का युग को हम देखेंगे। क्रांतियों के युग का 1830 से 1848 ईस्वी का बीच का समय को हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में। तो आपको पता ही होगा, जैसा कि हमने पहले 2 वीडियो अपलोड किया है इस चैप्टर से, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आपको पता होगा कि 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद की एक लहर चली, जिसने यूरोपीय देशों को कायाकल्प कर दिया। जर्मनी, इटली, रोमानिया, ये सब जो नवनिर्मित देश है, कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बने, जिनकी राष्ट्रीय पहचान समान थी। यूनान, पोलैंड, बल्गेरिया आदि स्वतंत्र होकर राष्ट्र बन गए। राष्ट्रवादी चेतना का उदय यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही शुरू हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की क्रांति के बारे में आपको पता ही होगा, जब फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति में यह सशक्त रूप लेकर प्रकट हुआ। तो इसका यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, इसमें इसका बहुत सारा उदय के बाद बहुत सारी कारण बना। उदय के कारण यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास के कारण यूरोपीय राज्यों का एकीकरण हुआ, और इसके कारण कई बड़े तथा छोटे राज्यों का उदय हुआ। और यह यूरोपीय राष्ट्रवाद का परिणाम था कि 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध में संकीर्ण राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। संकीर्ण राष्ट्रवाद के कारण प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। तो इसके लिए वे किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार थे, और सब कुछ जो थे वो लोग किसी भी सीमा तक सब कुछ करने के लिए, राष्ट्र के लिए सब कुछ हो, और वो राष्ट्र के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार थे। बाल्कन प्रदेश के छोटे छोटे राज्यों एवं विभिन्न जातीय समूहों में भी यह भावना जोर पकड़ने लगी थी। इसके अलावा यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रभाव के कारण जर्मनी, इटली जैसे राष्ट्रों में साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का उदय हुआ, और इन प्रवृत्तियों ने एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया, जहां यूरोपीय देशों ने उपनिवेश स्थापित किए थे। तो इन्हीं उपनिवेशों के शोषण पर ही औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी थी। औद्योगिक क्रांति के बारे में आपको पता होगा कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आया था। इसका कारण था कि भाप का जो मशीन था उसका आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था। तो ये इन्हीं उपनिवेशों के शोषण पर ही औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी थी, और इसी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ। इसके अलावा यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रभाव अफ्रीका एवं एशियाई उपनिवेशों पर भी पड़ा, और इन उपनिवेशों में विदेशी शासन से मुक्ति के लिए स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गए। तो ये राष्ट्रीय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का एक बहुत बड़ा इसका परिणाम देखने को मिलता है। तो आज हम लोग देखेंगे क्रांतियों का युग 1830 से 1848 ईस्वी को बीच का कड़ी को। तो जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। तो इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यम वर्गों के लोग शामिल थे। ये जो उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा जो क्रांतिकारी आंदोलन चलाया गया था, इसमें मध्यवर्गीय शिक्षित मध्यवर्गीय लोग शामिल थे। इसमें प्रोफेसर शामिल थे, स्कूली अध्यापक शामिल थे, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यम वर्गों के लोग शामिल थे। तो प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई और रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, तो उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका, और उनकी जगह पर एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। लुई फिलिप को अध्यक्ष बनाया गया था। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया गया और लुई फिलिप को अध्यक्ष बनाया गया था। उदारवादी क्रांतिकारियों के द्वारा
बुर्बो राजा को उखाड़ करके फेंक दिया गया था। रूढ़िवादी प्रक्रिया जो थी उसको हटा दिया गया था और एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था जिसके अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है। इस तरह का टिप्पणी मेटरनिक के द्वारा किया गया था। मेटरनिक ने इस तरह का टिप्पणी किया था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाती है। तो जुलाई क्रांति के ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया। आपको पता होगा ब्रसेल्स के क्रांति के बारे में, जो जुलाई में हुआ था, जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। यूनाइटेड किंगडम जो था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। ये जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी जो विद्रोह भड़का उसके फलस्वरूप। तो ये घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो 15वीं शताब्दी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 ईस्वी में आरंभ हो गया। तो यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह गए यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। तो कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। कवियों के द्वारा और कलाकारों के द्वारा यूरोप को पालना बता करके इसको प्रशंसा की गई और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया गया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन, ये अंग्रेज कवि थे लॉर्ड बायरन, तो इन्होंने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 ईस्वी में बुखार से उनकी मृत्यु हो जाती है और अंततः 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रांतिकारियों का युग जो 1830 से 1848 ईस्वी तक का जो युग था, उसमें प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ और बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता से बाहर कर दिया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका और उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। तो मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी भी की थी कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि ब्रुसेल्स में विद्रोह हुआ, जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़का और जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। और तीसरी बात यह हुआ कि यूनान में विद्रोह 15वीं शताब्दी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 ईस्वी में आरंभ हो गया था। तो यूनान में राष्ट्रवादियों के निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। तो कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान में संघर्ष के लिए भी जनमत जुटाया उन्होंने। तो अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने भी इस पे धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए और जहां उनकी मृत्यु हो जाती है 1824 ईस्वी में बुखार होने के कारण। तो अंततः 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्रता राष्ट्र की मान्यता दी। इसके अलावा रूमानी कल्पना, राष्ट्रीय भावना की जागृति हुई, भूख कठिनाई और जन विद्रोह हुआ। 1848 में उदारवादियों की क्रांति हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे टॉपिक है रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। तो रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना में राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिए। तो आइए अब हम रूमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा संस्कृति आंदोलन था
जो खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क के द्वारा यूजीन देलाक्रुआ द मैस्कर एट कियोस 1824 ईस्वी में, फ्रांसीसी चित्रकार देलाक्रुआ सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रूमानी चित्रकार में से एक था। और ये जो इमेज है उसी को आप देख रहे हैं। यह विशाल चित्र बना हुआ है, एक घटना को चित्रित करता है जिसमें कियास द्वीप पर कहा जाता है कि तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। देलाक्रुआ ने घटना नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चटक रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावनाएं उभार कर यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की गई है चित्रकार के द्वारा। रूमानी चित्रकार था, फ्रेंच रूमानी चित्रकार था देलाक्रुआ। तो इसी के द्वारा इस तरह का कलाकारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं इस इमेज को, और इसमें कितना बढ़िया से रंग को भरा गया है, रंग दिया गया है। तो विज्ञान के महिमांडन की आलोचना की और उसकी जगह पर भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रसमादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा संस्कृति अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। जर्मन दार्शनिक योहान ग्रांटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य, लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संगीत के इस स्वरूप को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश का ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था। इसीलिए इसको लाया गया था। स्थानीय बोलियों पर बल दिया गया था, स्थानीय लोक साहित्य पर बल दिया गया था, ताकि राष्ट्रीय भावना को वापस लाया जाए। और इसके अलावा आधुनिक राष्ट्रीय संदेश का ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, जिसमें से अधिकांश निरक्षर थे। और यह खास तौर पर पोलैंड में लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनिश और माजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। तो भाषा ने इस राष्ट्रीय भावना के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो स्थानीय भाषा थी तो उस पर इसलिए स्थानीय भाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया, उस पर ज़्यादा बल दिया गया, क्योंकि इससे राष्ट्रीय जो लोकल जो भाषा थी, तो ये भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों में से बलपूर्वक हटा कर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया था। तो 1831 ईस्वी में रूस के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विद्रोह के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। ये जो विद्रोह हुआ था, सशक्त विद्रोह हुआ था 1831 ईस्वी में, इसको तो कुचल दिया गया था। और इसमें चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी थी, इसीलिए साइबेरिया
इनको रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया था। बिशपों को जेल में डाल दिया था, पदारियों को जेल में डाल दिया था। बहुत बहुत बड़ी संख्या में पदारियों और बिशपों को जेल में डाल दिया था। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया था, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से साफ इनकार कर दिया था। तो इसके चलते उन्होंने इस तरह से उनको सजा दिया, साइबेरिया भेज दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। तो 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी, यानी बेरोजगारी ज़्यादा थी, नौकरी कम था, रोजगार कम था। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था, क्योंकि मशीन से जो इंग्लैंड से जो बनकर के कपड़े आते थे, वो मशीन से बना हुआ कपड़ा होता था, तो वह सस्ते में उपलब्ध थे बाजार में। तो इसमें प्रतिस्पर्धा का सामना करना बहुत मुश्किल था। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का स्तर आपको पता ही होगा कि महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटों कारखाने में होता था। तो उसका और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। तो यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीनबर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों में मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती, क्योंकि कभी कभी फसल भी खराब हो जाते थे और इसके चलते और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता था। शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। तो जो कृषक थे, सामंती शुल्क जो होते थे, वो सामंतों के द्वारा जो शुल्क लगाया जाता था, उसी को सामंती शुल्क बोला जाता है। तो सामंतों के द्वारा जो शुल्क लगाया जाता था, कृषक वर्ग उसी के तले दबे हुए थे, उसी बोझ के तले दबे हुए थे। और खाने पीने की चीज़ों में के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांव में व्यापक गरीबी भी फैल जाती थी। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और इसको महाद्वीप को या जो सस्ते जो कपड़ा उपलब्ध होता था, तो उसको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इंग्लैंड से सस्ते कपड़े बाजार में आ जाते थे। औद्योगिकीकरण का स्तर बहुत ऊंचा था इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में जो कपड़ा बनता था मशीन के द्वारा कपड़ा बनता था, तो उसमें लागत कम पड़ता था, पूंजी कम पड़ता था और सस्ते में उपलब्ध हो जाता था। और उस पर जो हाथ से छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के द्वारा जो कपड़े तैयार किए जाते थे, उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। 1848 में ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए, क्योंकि खाने पीने की कमी हो गई थी, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई थी, जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भगाने पर मजबूर किया गया, क्योंकि पेरिस के लोग सड़कों पर उतर गए थे, आंदोलन छेड़ दिए थे। राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। काम के अधिकार को गारंटी दिया गया। वयस्क पुरुषों को 21 वर्ष से ऊपर जो जिसका उम्र था, तो वयस्क पुरुषों को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया। और अधिकार ये भी दिया गया कि रोजगार उसको दिया जाएगा, रोजगार की गारंटी का भी अधिकार दिया गया राष्ट्रीय सभा के द्वारा। तो राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर वाले सभी व्यक्ति को, पुरुषों को, महिलाओं को भी नहीं, पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया और रोजगार उपलब्ध कराने का भी
इसको इनको गारंटी रोजगार उपलब्ध कराने का भी अधिकार दिया गया। तो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 ईस्वी में सिलेशिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। कच्चा माल ले लेते थे और कपड़ा, बना हुआ कपड़ा देते थे, निर्माण किया हुआ कपड़ा देते थे और दाम बहुत ज्यादा ले लेते थे। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेशिया के एक गांव की घटना इस प्रकार बयां की है। तो हम इस घटना को देखेंगे क्योंकि 1845 ईस्वी में सिलेशिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो आइए देखते हैं सिलेशिया के गांव की घटना, जो विल्हम वोल्फ के द्वारा, पत्रकार थे विल्हम वोल्फ, उनके द्वारा ये बयां किया गया है। तो इन गांव में 18,000 आबादी वाला एक गांव था। तो इन गांव में सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालत खस्ता है और काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी है। ठेकेदार के द्वारा जो माल की कीमत हुआ करता था उसको गिरा दिया जाता था। तो ठेकेदारों के द्वारा यहाँ पर जो कीमत थी माल की उसको गिरा दी गई है। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतार में चलते हुए ठेकेदारों की कोठी पहुंचे। वे ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। इसके बाद यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी फर्निश चीजें तोड़ दी गई। तो एक अनगुट ने भंडार गृह में घुसकर एक कपड़े के भंडार को भी लूट लिया और उसे तार-तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस वाले गांव में भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। तो ये बयां किया गया है एक गांव का, और ये गांव है 18,000 आबादी वाला एक गांव है। और इसमें क्योंकि ठेकेदारों के द्वारा यहाँ जो माल की कीमत होता था उसको गिरा दिया गया था। तो ये जो पत्रकार विल्हेम वोल्फ थे, इन्होंने सिलेशिया के गांव की घटना को इस प्रकार से बयां किया है। और जो ठेकेदार था वो पड़ोस के गांव में भाग करके शरण लिया, लेकिन वहां के लोग भी उसको शरण देने से इनकार कर दिया और बस 24 घंटों के बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। तो इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। 11 बुनकर को गोली मार दी गई थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा 1848 ईस्वी में उदारवादियों की क्रांति। 1848 ईस्वी का जो उदारवादियों के द्वारा क्रांति किया गया था, तो उसको देखते हैं कि 1848 ईस्वी में जब अनेक यूरोपीय देशों ने गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से जूझ रहा था, ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 ईस्वी घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। सभी पुरुषों का मताधिकार देने का अधिकार था और उसी पर आधारित था। गणतंत्र की घोषणा की गई और सभी पुरुष को सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग की। स्त्री और पुरुष, वहां का स्त्री हो या फिर पुरुष, सभी ने संविधानवाद की मांग की और राष्ट्रीयकरण की मांग से जोड़ दिया। तो उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। ये उदारवादी जो लोग थे, तो उदारवादियों के द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया। उदारवादियों के द्वारा जो अभी तक जो स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, तो वहां को उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग की और राष्ट्रीयकरण की मांग से जोड़ दिया इसको, और उन्होंने बढ़ते असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया।
तो यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। और जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों में फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 ईस्वी को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया और यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। कहाँ? फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया इन लोगों ने, 1831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने, और एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। तो इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। एक राजा को इस तरह का सत्ता को सौंपा गया, लेकिन वह राजा किसके अधीन उसको रहना था? संसद के अधीन रहना था। और जब प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे, वैसे राजा को साथ दिया जो निर्वाचित सभा का विरोधी थे, फ्रेडरिक विल्सन चतुर्थ, जिसको ताज पहनाने के लिए लोग पेशकश किया था। तो इस प्रकार से जहां कुलीनबर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वही संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। तो संसद के मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। तो अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। उदारवादी आंदोलनों के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं के द्वारा भी इस आंदोलन में भाग लिया गया था और बढ़ चढ़ कर महिलाओं ने भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। लेकिन फिर भी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने में विवाद चल रहा था। तो महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों में प्रदर्शन में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। इतने करने के बावजूद भी महिलाओं को मतदान से बाहर रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया था। केवल प्रेक्षकों की हैसियत से मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया था। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 ईस्वी में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। जो पहले की जो व्यवस्था थी उसको बहाल नहीं कर पाई। उदारवादियों का आंदोलन था उसको तो दबा दिया गया। 1848 ईस्वी का जो उदारवादियों द्वारा आंदोलन चलाया गया था उसको कुचल दिया गया, उसको दबा दिया गया, लेकिन फिर भी पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाई। और राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों के रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता था। तो इस प्रकार से देखा गया कि 1848 के बाद के वर्षों के मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों का आरंभ किया जो पश्चिम यूरोप में 1815 ईस्वी से पहले हो चुके थे। तो इस प्रकार हैबसबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूर समाप्त कर दी गई। बंधुआ मजदूर को और भूदासत्व को रूस में समाप्त कर दिया गया, हैबसबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में। तो हैबसबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश और magyarों के प्रभुत्व का सतह ही साफ हुआ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1830 से 1848 ईस्वी के बीच जो क्रांति हुई, इसमें यूरोप के इतिहास में 1848 का क्रांति का वर्ष माना जाता है, जिस प्रकार फ्रांस की 1830 ईस्वी की क्रांति ने यूरोप के राज्यों को प्रभावित किया था
और उसी प्रकार फ्रांस की 1848 ईस्वी क्रांति से भी यूरोप अछूता नहीं रह सका। 1848 ईस्वी में यूरोप में विभिन्न राज्यों में 17 क्रांतियां हुई थी। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति की तुलना में 1848 की क्रांति का प्रभाव भी अधिक व्यापक रहा। तो मध्य यूरोप तो इससे अधिक प्रभावित हुआ कि वियना कांग्रेस ने जो यूरोपीय व्यवस्था का ढांचा तैयार किया था उसकी नींव हिलने लगी। चूंकि 1848 ईस्वी के आरंभ में निकट भविष्य में क्रांति की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी यूरोप के अनेक भागों में ऐसी विस्फोटक स्थिति का निर्माण हो चुका था जिसके परिणाम स्वरूप क्रांति भड़क सकती थी। तो जनता प्रतिक्रियावादी शासन का अंत करने के लिए उतारू हो बैठी थी और फ्रांस की क्रांति ने उन्हें प्रोत्साहित कर दिया था तथा एक देश की क्रांति की प्रगति ने दूसरे देश की क्रांति गतिविधियों को भी प्रभावित किया था। किंतु समग्र रूप से अगर हम देखें, सभी को अगर हम सामूहिक रूप से देखें तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि 1848 ईस्वी के रूप में अन्य राज्यों में क्रांति का कारण फ्रांसीसी की ही क्रांति थी। इटली के कुछ भागों में भी फ्रांस की क्रांति के पहले ही उदारवादी आंदोलन आरंभ हो चुके थे और उन्हें सफलता भी मिल चुकी थी। तो इतिहासकारों में इस विषय को लेकर मतभेद है कि यूरोप की 1848 ईस्वी क्रांतियों को वास्तविक प्रोत्साहन फ्रांस से प्राप्त हुआ था या फिर इटली से। डेविस थॉमसन का मत है कि इन क्रांतियों को वास्तविक प्रोत्साहन इटली से प्राप्त हुआ था, जबकि चार्ल्स पॉथन तथा डॉक्टर ए.डब्ल्यू. वाट फ्रांस की क्रांति को प्रेरक मानते थे। तो एल्सिन फिलिप्स का भी कहना है कि फ्रांस की क्रांति की ज्वाला मानो एक संकेत थी जिसे प्राप्त एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसकी काफी पहले से तैयार हो चुकी थी एक साथ भड़क उठे थे। तो ये तो है, फ्रांस की क्रांति पूरे यूरोप में क्रांति ला दी, आपको पता ही होगा। तो ऑस्ट्रिया अभी तक प्रतिक्रिया का गढ़ बना हुआ था। फ्रांस की क्रांति की सूचना मिलते ही वियना के राजनीतिक क्षेत्रों में विश्वविद्यालय में अध्यापकों और विद्यार्थियों में उत्तेजना फैल गई। 1848 ईस्वी क्रांति के परिणाम स्वरूप 12 मार्च 1848 ईस्वी को विश्वविद्यालयों में आंदोलनकारियों द्वारा प्रदर्शन हुए और 2 अध्यापकों ने जनता की ओर से सुधारों के लिए सम्राट को प्रार्थना पत्र भी दिया। 13 मार्च को विद्यार्थियों और मजदूरों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था, लेकिन सेना ने उन पर गोली चला दी और फिर भीड़ ने आगे बढ़कर राजमहल को घेर लिया तथा मेटरनिक को त्यागपत्र की मांग की थी और 14 मार्च को मेटरनिक में त्यागपत्र भी दे दिया था। ऑस्ट्रेलिया से भाग गया था भी और इस घटना का संपूर्ण यूरोप पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा था। तो मेटरनिक के पलायन के बाद सम्राट फर्डिनेंड प्रथम ने आंदोलनकारियों को शांत करने के लिए नवीन संविधान प्रदान किया था और जनता को अनेक अधिकार भी दिए थे, लेकिन बाद में इस संविधान से संतुष्ट नहीं हुई और वहाँ की जनता तो 15 मई को विद्यार्थियों और मजदूरों की भीड़ ने मंत्रिमंडल को सभा कक्ष को घेर भी लिया था और इस कारण इस उत्तेजित भीड़ ने संविधान में आवश्यक संशोधन करने का वचन देने हेतु बाध्य किया था। तो सम्राट के विद्रोहियों के समझ झुकना पड़ा, किंतु अब उनका धैर्य समाप्त हो चुका था और 17 मई को सम्राट वियना से भाग खड़ा हुआ और इंसब्रुक नगर में शरण ली थी। 26 मई को क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र स्थापित कर लिया था और नया संविधान बनाने के लिए वयस्क मताधिकार के अधिकार पर चुनी हुई राष्ट्रीय सभा का भी अधिवेशन हुआ था। तो राष्ट्रीय सभा के अधिकांश सदस्य वैधानिक राजतंत्र स्थापित करने के पक्ष में थे, अतः सम्राट को वापस बुलाया गया तथा राष्ट्रीय सभा संविधान निर्माण में लग गई। तो इस बीच साम्राज्य के अन्य भागों में क्रांति भड़क उठी, जिससे वियना में भी क्रांतिकारी उठ खड़े हुए। तो 1848 ईस्वी के का जो क्रांति हुआ उसमें उसका परिणाम यह हुआ कि 13 मार्च को वियना क्रांति की सूचना प्राप्त होते ही हंगरी में भी विद्रोह प्रज्वलित हो गई और उस समय हंगरी ऑस्ट्रियन साम्राज्य का अंग था। तो हंगरी में सामंतों का जो आधिपत्य था, अधिक प्रभाव था, उनके अत्याचारों से जनता तंग आ चुकी थी। वियना क्रांति से प्रोत्साहित होकर 15 मार्च 1848 को लोकप्रिय नेता क्रोसत के प्रभाव से हंगरी की सदन में मार्च कानून पारित किया गया और इस कानून के अनुसार हंगरी में प्राचीन कुलीन तंत्रीय शासन के स्थान पर लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना की गई थी।
तो इस नए संविधान के अनुसार हंगरी में एक नए व्यवस्थापिका सभा और उदारवादी मंत्रिमंडल की स्थापना की गई थी। प्रेस की स्वतंत्रता, धार्मिक एवं समानता विशेषाधिकारों की समाप्ति की घोषणा की गई थी और इन सुधारों से हंगरी की अपनी पृथक सरकार हो गई। तो ऑस्ट्रिया सम्राट अभी हंगरी का सम्राट था, लेकिन अब हंगरी ऑस्ट्रिया की सरकार की अधीनता से मुक्त हो गया था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हंगरी के लुई कोसत जो थे, तो लुई कोसत के नेतृत्व में राष्ट्रवादी शासन चल रहा था, जिसे मेग्यारों की प्रधानता थी और हंगरी में विभिन्न अन्य जाति के लोगों ने भी मेग्यारों के समान स्वशासन के अधिकार की मांग की, क्योंकि उनकी भाषा और संस्कृति मेग्योरो से भिन्न थी। तो हंगरी में अब विभिन्न जातियों में आपसी फूट उत्पन्न हो गई थी और उनके आपसी मतभेद निरंतर बढ़ते गए। तो इस फूट का लाभ उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी हंगरी के विरुद्ध क्रांतिकारियों की सहायता दी। इस पर हंगरी ने ऑस्ट्रिया से अपना संबंध विच्छेद कर गणतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके प्रत्युत्तर में ऑस्ट्रेलिया ने हंगरी पर आक्रमण कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की इस सेना के साथ हंगरी की अन्य जातियों के लोग भी थे। तो इस युद्ध में हंगरी पराजित हुआ तथा वह पुनः ऑस्ट्रेलिया के अधीन राज्य बन गया था। तो 1848 ईस्वी क्रांति के स्वरूप बोहेमिया में भी क्रांति हुआ। हंगरी का 1848 ईस्वी क्रांति से प्रभावित होकर बोहेमिया के कुछ व्यक्तियों ने 11 मार्च 1848 ईस्वी कुछ उदारवादी मांगे रखी, जिसे स्वायत्तता की मांग प्रमुख थी। तो ऑस्ट्रेलिया के सम्राट ने उसकी सभी मांगें स्वीकार कर ली थी और जनजाति के लोग जो थे, बोहेमिया के जन जाति के जो लोग थे, अल्पसंख्यक थे, उन्हें कुचल देने और जर्मन के लोगों में सुधारों का विरोध किया था। तो जून 1848 ईस्वी में प्राग में एक लिखित स्लाव सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था जर्मन सभा के विरुद्ध स्लाव लोगों की स्वायत्तता की मांग करना था। स्वायत्तता की मांग। और 1848 ईस्वी क्रांति के परिणाम स्वरूप इटली में भी क्रांति हुई थी। तो और उसके बाद इसके अलावा 1848 ईस्वी क्रांति के परिणाम स्वरूप जर्मनी में क्रांति हुई थी। 1848 के क्रांति के परिणाम स्वरूप रोम में भी क्रांति हुई थी। रोम इटली का ही राज्य था, किंतु उसका विशेष महत्व था और यह पोप का अलग राज था तथा रोम उसकी राजधानी थी। तो 1846 ईस्वी में पोप पायस नवम गद्दी पर बैठा था। वह बड़ा ही उदार था तथा शासन सुधार में विश्वास रखता था। तो उसने सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर जनता को संविधान प्रदान कर दिया। किंतु जब सार्डिनिया ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली में युद्ध छेड़ दिया तो पोप ने इस राष्ट्रीय युद्ध में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया रोमन कैथोलिक चर्च का घनिष्ठ मित्र था। तो इस प्रकार से देखा जाए कि देखते हैं कि 1848 ईस्वी क्रांति के फलस्वरूप डेनमार्क और हॉलैंड में भी क्रांति हुआ। तो 1848 ईस्वी का जो क्रांति था पूरे विश्व में एक क्रांति का लहर, जिसके कारण पूरे विश्व में क्रांति का लहर फैल गया। तो 1830 और 1848 ईस्वी का बीच में जो क्रांति हुआ वो बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रवाद, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति था और इससे पूरे विश्व में राष्ट्रवाद का लहर दौड़ा और इस तरह से पूरे विश्व में इससे देखा गया कि पूरे विश्व में क्रांति आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।